हेलो स्टूडेंट्स, आई एम धनंजय आर्य और आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। इंग्लिश में बताऊंगा केस। बच्चों होता क्या है, शुरू में तो बच्चे इनको समझना नहीं चाहते हैं और फिर बाद में ये बच्चों की समझ में नहीं आते हैं और फिर वहीं से क्या होता है, धीरे धीरे इंग्लिश वीक हो जाती है उनकी। तो कृपया बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, इनको आप समझिए। तो आइए ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके हम शुरू करते हैं। तो ये केस किसी नाउन या प्रोनाउन की सेंटेंस में पोजीशन और दूसरे वर्ड से उसका रिलेशन बताता है। मतलब केस बताता है कि जो सेंटेंस है हमारा इंग्लिश का, उसमें उस नाउन की या प्रोनाउन की क्या पोजीशन है और जो दूसरे वर्ड्स दे रखे हैं सेंटेंस के, उनसे उसका क्या रिलेशन है, ये हमको बताता है। अच्छा, अब एक चीज और है, ये केस कोई नई चीज नहीं है। वैसे बच्चों को बड़ी नई चीज लगती है, लेकिन संस्कृत में भी हम पढ़ते हैं विभक्ति, तो वो विभक्ति क्या है, वही केस है। इसी तरह से हम हिंदी में पढ़ते हैं कारक। जो आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे, तो केस के लिए हिंदी में कहते हैं कारक। तो एक बार ये कारक चिन्ह आप देख ही लीजिए, मैंने लिख दिए हैं आपके लिए, जिससे कि आप लोगों को इससे आपका रिलेशन बड़ी अच्छी तरीके से जुड़ जाए और आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर केस होते क्या हैं। क्योंकि बच्चे केस पढ़ते हैं, पहली बात तो पढ़ते ही नहीं है केस, और जब पढ़ते हैं बाद में तो वो समझ में नहीं आते हैं, जबकि बहुत ही सिंपल है ये। तो देखिए, हिंदी में हम लिखते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, और ये जो होता है अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में पे पर, संबंध का की के, रा री रे, और संबोधन हे अरे ओ। तो ये आपके हिंदी में कारक चिन्ह होते हैं। मेरा मकसद हिंदी में पढ़ाना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका इन सब चीजों को आप समझे भी और आपका इनसे लिंक जुड़े। जब लिंक जुड़ेगा, आप गहराई से इन चीजों के लिए समझेंगे, तो आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, चीजें इजीली याद हो जाएंगी। तो चाहे तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं इसके अलग भी। तो देखिए, अब केस मैंने आपको बता दिया कि किसी नाउन या प्रोनाउन की सेंटेंस में पोजीशन को बताता है और सेंटेंस के जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उनसे उसका रिलेशन बताता है। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ केस, वेरी इजी। नॉमिनेटिव केस, इसको हम कर्ता कारक भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। ये तीन केस मैंने लिखे हुए हैं यहां पर। पजेसिव केस के लिए हम संबंध कारक कहते हैं। ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझिए, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। ये चीज ध्यान में रखिए, अपने जहन में रखिए। तो आइए अब शुरू करते हैं। जो हमने तीन टाइप्स के केस लिखे हुए हैं, एक दो केस आपको बाद में भी बताएंगे, लेकिन ये मेन तीन है। अब ये तीन हमने क्यों लिखे हैं, हम करें बाद में भी एक दो बताएंगे। तीन इसलिए लिखे हुए हैं कि जब आप प्रोनाउन पढ़ते हैं तो प्रोनाउन में ये तीनों काम आते हैं। शुरू में हम देखते हैं कि नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, इस तरह से हम देखते हैं, ये तीनों केस देखते हैं। तो फिर वहां जाके हमें सरलता हो जाएगी प्रोनाउंस को समझने में। तो पहले केस समझिए। ये पहला केस है नॉमिनेटिव केस। देखिए वेरी इजी, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, कोई सिंपल सी बात है, कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, तो क्या होता है वो, तो वह नॉमिनेटिव केस में कहलाता है। बस सिंपल सी बात है। यहां एग्जांपल देख लीजिए, रीता इज सिंगिंग, रीता गा रही है। तो मैंने ये अंडरलाइन कर दिया है, रीता। अब रीता क्या कर रही, गा रही है। तो ये रीता किस में हो गई, नॉमिनेटिव केस में हो गई, मतलब यहां सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसी को हम कह देते हैं नॉमिनेटिव केस के रूप में है। इसी तरीके से देखिए, सी इज सिंगिंग। अब यहां रीता की जगह हमने यूज कर दिया शी, तो शी क्या हो गया, प्रोनाउन। तो अब यहां प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में है, तो हम
इसको भी क्या कहेंगे, ये जो सी है ये नॉमिनेटिव केस में है, यानी कि जो चीज सब्जेक्ट के रूप में रखी हुई है वही हमारा क्या होता है, नॉमिनेटिव केस होता है। तो इसको कृपया अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट केस पर, ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। देखिए ये भी जैसे नॉमिनेटिव केस था वैसे ही ये भी बहुत सिंपल है। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो वह ऑब्जेक्टिव केस में कहलाता है। उसमें जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो वो सब्जेक्ट केस में कहलाता था। इसमें कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट में होता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल देखें, हरी वॉट अ कार, हरी ने एक कार खरीदी। तो अब यहां पर देखिए ये कार जो है, कार किस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ये वर्ब का, वॉट है वर्ब और वर्ब का ऑब्जेक्ट है कार, तो कार क्या में है, ऑब्जेक्टिव केस में। इसी तरीके से देखिए, माई फ्रेंड गेव मी अ गिफ्ट, तो मेरे मित्र ने मुझे एक गिफ्ट दिया। तो अब यहां पर देखिए दो चीजें हैं यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में, क्या है, एक तो है मी, ये ऑब्जेक्ट है, और एक है गिफ्ट, ये एक नाउन है। तो ये दोनों ही इसमें यानी कि इस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं। तो ये तो आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, बिल्कुल सिंपल था। जैसे सब्जेक्टिव, जैसे कि नॉमिनेटिव केस था वैसे ही ऑब्जेक्टिव केस है। अब लेकिन इसमें कुछ चीजें समझ लीजिए, ये आपके बहुत ज्यादा काम की चीजें हैं, इसलिए ये तो सिंपल है लेकिन ये चीजें और समझ लीजिए, बहुत काम की हैं आपकी। तो यहां पर अब ये देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट आएंगे, मी और गिफ्ट, दो ऑब्जेक्ट हैं गेव वर्ब के। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, ये ध्यान रखिए। इनको हम एक को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई वस्तु होती है, यानी कि वो नॉन लिविंग थिंग होती है, कोई भी, जैसे पेन है, बुक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो प्राणी होता है, यानी कि वो लिविंग थिंग होता है। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्ञात करना चाहें तो बड़ी इजीली ज्ञात कर सकते हैं। जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसमें हम प्रश्न करें क्या, प्रश्न करेंगे क्या, तो जो क्या का हमें जवाब मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हम कहें हरी वॉट ए कार, हरी ने कार खरीदी। अब हम प्रश्न करें हरी ने क्या खरीदा, क्या खरीदा, तो जवाब मिलेगा एक कार खरीदी। तो इजीली इसका हमें पता लग गया कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहां पर। अब अगर हम कहें कि किसको, प्रश्न करें किसको, तो उससे हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। जैसे माई फ्रेंड गेव मी ए गिफ्ट, मेरे फ्रेंड ने मुझे एक गिफ्ट दिया। तो हम इसमें प्रश्न करें किसको, गिफ्ट किसको दिया, तो जवाब मिलेगा मी आएगा, मुझको दिया। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हमने दोनों आपको समझा दिए हैं। तो एक तो ये आपने इसमें ऑब्जेक्ट समझा। दूसरी एक बात ये समझिए, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट ये क्या है, अब इसको समझ लीजिए कि द मोबाइल इज ऑन द टेबल। इस एग्जाम्पल को देखिए आप, मोबाइल कहाँ है, टेबल पर है। तो यहां देखिए वर्ब है इज। अब ये जो ऑब्जेक्ट आया है ये इसके ठीक बाद में नहीं है, इससे इसके बीच में एक और आ गया ऑन, और ये ऑन क्या होता है, ये प्रीपोजिशन होती है। तो ये जो टेबल है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये जो हमको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ये किसका है, ये प्रीपोजिशन का है, ना कि ये वर्ब का है। अच्छा एक चीज और देखिए, मैंने ये एरो जैसी लगा दिए हैं अलग करने के लिए इनको। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो दो नॉमिनेटिव केस को जोड़ते हैं।
कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जो दो नॉमिनेटिव केस को जोड़ते हैं। यहां पर देखिए अजय इज अ स्टूडेंट, अजय एक स्टूडेंट है। अब इसमें देखिए अजय काय में है, ये नॉमिनेटिव केस में है अजय। अच्छा, अब अजय इज ए स्टूडेंट, अब जो स्टूडेंट है वो क्या है, वो भी तो अजय ही है। ये इसका जो सब्जेक्ट है वो, और जो हमें ऑब्जेक्ट जैसा दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है ये लेकिन हमें ऑब्जेक्ट जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या है, नॉमिनेटिव केस ही है, क्योंकि ये अजय और स्टूडेंट दोनों एक ही हैं इसमें। तो दोनों क्या हुए, ये भी नॉमिनेटिव केस में हुआ और स्टूडेंट भी नॉमिनेटिव केस में हुआ। अब देखिए मैंने यहां लिख दिया, यहां स्टूडेंट वर्ब इज का कंप्लीमेंट है। अब ये कंप्लीमेंट क्यों है, इसको आप कर दीजिए अजय इज ए, स्टूडेंट आप लगाएं नहीं तो ये सेंटेंस अधूरा रह जाएगा। तो जब तक आप ये नहीं जोड़ेंगे अजय इज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं जोड़ेंगे जब तक ये सेंटेंस आपका अधूरा ही रहेगा। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट। तो ये इस वर्ब का कंप्लीमेंट है। इसमें और भी कंप्लीमेंट हो सकता है, अजय इज अ कैप्टन, तब पूरा हो जाएगा। ये इस तरह का कोई ना कोई हम जो है वर्ड लगाएंगे इसमें। तो अच्छा, अब ऐसी जो वर्ब्स होती हैं जो दो नॉमिनेटिव केस को लिंक करती हैं, ऐसी वर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। अब जैसे कि है इज, आर, एम, वॉज, वर, या सीम, लुक, एपियर, बिकम, ये सब जो क्या होती हैं, ये इस तरह का लिंकिंग वर्ब का कार्य करती हैं। मतलब दो जो नॉमिनेटिव केसेस होते हैं उनको आपस में जोड़ती हैं। अच्छा, अब देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए और, ही एपियर्स अ थीफ, वो दिखाई देता है, प्रतीत होता है क्या, एक चोर, वो एक चोर प्रतीत होता है। तो अब इसमें देखिए ही, वह, और वह कौन प्रतीत हुआ है, चोर, थीफ। तो यहां पर ही और थीफ दोनों एक ही बात है, यानी कि ये भी नॉमिनेटिव केस में है और ये भी नॉमिनेटिव केस में है। तो ये जो वर्ब हुई, ये वर्ब कैसी हुई, ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगी, और ये जो अ थीफ है ये इस लिंकिंग वर्ब का कंप्लीमेंट है। इसको आप नोट कर लीजिए। और आपका जो थर्ड केस रह गया है पॉजिटिव केस, फिर वो आपको बताते हैं। तो अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, पॉजिटिव केस। तो इसमें देखिए ये भी वेरी इजी, क्या होता है, देखो इसमें हमने पहले इसकी हिंदी लिख दी है, संबंध कारक या अधिकार। ये या तो किसी चीज से संबंध प्रकट करता है या फिर अपना अधिकार जताता है इसके द्वारा। जब कोई नाउन किसी वस्तु पर अपना अधिकार या संबंध प्रकट करता है तो वह नाउन पॉजिटिव केस में कहलाता है। यानी कि कोई नाउन जब किसी वस्तु पर अपना अधिकार प्रकट करता है या फिर उससे अपना संबंध प्रकट करता है तो वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव केस कहलाता है। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल देते हैं छोटा सा, माई फ्रेंड्स पर्स इज लॉस्ट, मेरे फ्रेंड का पर्स खो गया है। तो इस पे देखिए जो पर्स पे किसका अधिकार जता रहा है, माई फ्रेंड, मेरे मित्र का, यानी कि ये पता चल रहा है कि पर्स किसका था, मेरे फ्रेंड का, यानी कि पर्स पर मेरे फ्रेंड का अधिकार था। तो आगे देखिए, अब हमने आपको शुरू में वो 3 केस लिखवाए थे, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा ये पॉजिटिव केस। अब हमने ये नंबर और बढ़ा दिए इसमें 4 और 5। तो देखिए ये भी हम इनको केस में गिनते हैं और इनको समझना भी जरूरी है। और वो 3 हमने ये इसलिए लिखे थे शुरू में कि वो जो तीनों हैं वो आपके प्रोनाउंस में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो अब इन 2 को भी देख लेते हैं बाद में। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, इसको हम वोकेटिव केस भी कहते हैं। और ये क्या होता है इसको समझ लीजिए, बड़े सिंपल शब्दों में है, जिसे पुकारा जाए या ध्यान आकर्षित करके कुछ कहा जाए तो वह नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होता है। या तो हम किसी को पुकारें या उसका ध्यान आकर्षित कराएं तो वो क्या होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। और देखिए इसको क्या करते हैं, इसे कॉमा द्वारा प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए,
फर्स्ट एग्जांपल देखिए, रोहित कम हियर, तो हमने किसको इसमें पुकारा? रोहित के लिए। यहां देखिए कम ऑन बॉयज है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स सिट डाउन। तो इस तरह से ये कौन सा वो हो गया? नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, मतलब हम एड्रेस कर रहे हैं, इसमें किसी को पुकार रहे हैं। नेक्स्ट है केस इन एपोजिशन। ये एपोजिशन जो होता है इसका मतलब होता है समान अर्थ वाला। समान अर्थ वाला क्या? एक एग्जांपल दे रखा है, इससे आप इसको इजीली समझ जाएंगे। महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी, और फिर देखिए हमने यहाँ एक कॉमा लगाया है, फिर लिखा है द फादर ऑफ नेशन, फिर यहाँ कॉमा लगाया है। तो ये क्या है? ये द फादर ऑफ नेशन, ये केस इन एपोजिशन में है, किसके? महात्मा गांधी के। और ये क्या है? ये महात्मा गांधी की ही व्याख्या कर रहा है। ये महात्मा गांधी को तो बता रहा है, हम कहते हैं महात्मा गांधी, और हम महात्मा गांधी को क्या कहते थे? द फादर ऑफ नेशन। राष्ट्रपिता बोलते हैं महात्मा गांधी जी के लिए, गांधी जी भी कह देते हैं और राष्ट्रपिता भी कह देते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों के समान अर्थ हैं। तो इसी तरीके से महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन वॉज डाइड ऑन जनवरी 30, 1948। तो मतलब ये महात्मा गांधी और द फादर ऑफ नेशन दोनों एक ही हैं। अब इसको द फादर ऑफ नेशन को एक कॉमा यहाँ लगाते हैं, फिर जब ये खत्म होता है तो एक कॉमा यहाँ लगाते हैं, और इसको बोलते हैं हम, इस पूरे को बोलते हैं द फादर ऑफ नेशन के लिए बोलेंगे हम केस इन एपोजिशन। तो बस केस इन एपोजिशन यही होता है। एक चीज और है, इसमें जो पजेसिव केस था, पजेसिव केस में आप ये जो देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं हम एपोस्ट्रोफी। इसका ध्यान रखिए, बच्चे अक्सर इसको कॉमा बोल देते हैं, ये कॉमा नहीं होता है, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। तो इस तरह से मैंने आज आपको इंग्लिश ग्रामर में जो केस होते हैं उनके बारे में बताया है। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।